हेलो, वेलकम टू जर्नी एपिसोड 26। हमने ये जो सीरीज हमारी जर्नी जब शुरू की थी तो पहले ही एपिसोड में मैंने राज कपूर साहब का जिक्र किया था, जिनके संपर्क में मैं लंदन में आया था बीबीसी लंदन हिंदी सेक्शन के सिलसिले में। एंड मेरे ताल्लुक उनसे बहुत अच्छे हो गए थे जब वो लंदन में थे, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त तक वो रहे थे उस 1971 में अपने काम के सिलसिले में, जो कि टेक्निकल लैब में चल रहा था। तो बहुत नज़दीक आ गया था मैं उनके। वो मुझे एक तरह से ही स्टार्टेड लाइकिंग मी, ही वॉज वेरी हैप्पी विद मी। और मैंने जिक्र किया था कि मैं जब उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बता रहा था और मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैं अपना रिस्क लेके कुछ बनाना चाह रहा हूँ, तब तक मैंने शायद सिविल सर्विस छोड़ी नहीं थी। तो पहला रिस्क तो ये था कि मैं सिविल सर्विस, ब्रिटिश सिविल सर्विस छोड़ के लॉन्च करने वाला था अपने आप को एज ए फ्रीलांसर, फर्स्ट फॉर ए डॉक्यूमेंट्री। फीचर फिल्म ज़रा दूर की बात थी उस वक्त। तो उन्होंने तब मुझे कहा था कि उनके फादर ने, पापा जी ने, जिन्हें वो पापा जी कहते थे, पृथ्वीराज कपूर जी, उन्हें पंजाबी में एक दफ़े कहा था कि बेटे बिना आप पे मरे स्वर्ग नहीं मिलता। यू डोंट गेट टू द हेवन विदाउट डाइंग योरसेल्फ। ये नहीं हो सकता कि मरे कोई और हेवन आपको मिल जाए। तो इशारा उन्होंने ये किया कि भाई ये तो करना पड़ता है। हमने भी लिया था ये रिस्क, और उस रिस्क को लेके मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। बाद में फीचर फिल्म एक बार फिर बनाई। तो आज मेरा जी कराया कि राज साहब के साथ जो मेरे तजुर्बात हुए थे, उस छोटी सी किताब के कुछ पन्ने, कुछ वर्क उल्टूं और उनको याद करूं, क्योंकि इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी राज साहब थे। उनके बारे में तरह तरह की बातें थी लोगों के दिमाग में, पर वो कमाल के ना कि सिर्फ ग्रेट आर्टिस्ट थे, बल्कि एक बड़ी फिलॉसफी जैसी गहराई थी उनमें। हमेशा वो ऐसी बात गहरी कर देते थे जिस बहुत खूबसूरत होती थी। उनके एक तरह से दो रूप थे। एक उनका रूप बड़ा बिल्कुल स्टारी था और ही कुड बी वेरी डिसमिसिव अबाउट पीपल, पर दूसरा रूप उनका बहुत वार्म था, बहुत ही अच्छा था। मेरा उनसे ताल्लुक हुआ 1971 में एक बीबीसी हिंदी में एक डिस्कशन प्रोग्राम के सिलसिले में, जिसमें उन्हें बुलाया गया था। और ये प्रोग्राम हिमांशु भादुरी जी ने किया था, जो कि ये इस तरह के प्रोग्राम डिस्कशंस के करते थे। हिमांशु भादुरी जी जो आज हमारी एमपी हैं पार्लियामेंट में, और पहले बड़ी स्टार भी रह चुकी हैं, और अमिताभ बच्चन साहब की वाइफ हैं जया भादुरी, उनके चाचा थे। भादुरी जी भी, हिमांशु जी भी मुझे बहुत लाइक करते थे। उनके प्रोग्राम में दरअसल राज साहब को मैं ही लेके आया था। आई रिस्पेक्टेड हिमांशु जी वेरी मच एंड ही ऑल्सो वॉज वेरी वार्म, वेरी लविंग फॉर मी। तो ये जो प्रोग्राम हमारा वो डिस्कशन प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। एंड कुछ राज साहब मैं started liking me and he invited me for a select trial of his film मेरा नाम जोकर, जिसका काम वहाँ चल रहा था लंदन में। वहाँ जो टेक्निकल लैब है उसमें काम चल रहा था, और उसी में फाइनल जो आंसर प्रिंट होता है पहला, आजकल तो वो नहीं होता, पहले हुआ करता था कि पहला एक प्रिंट दिखाया जाता था प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर अपने खास चुनिंदा लोगों को बहुत ही एहतियात से चुन के बुलाते थे उनको दिखाने के लिए, ताकि बात अब घर के अंदर ही रहे। तो ऐसा एक ट्रायल हुआ, उसमें मैं और मेरी पत्नी गीता गए वहाँ पे और पूरी फिल्म देखी। फिल्म बहुत लंबी थी, थोड़ी ट्राइंग थी, पर हमने अच्छी अच्छी बातें की। और उसके बाद में मुझे याद है ऋषि कपूर जो बहुत यंग था उन दिनों, और मेरा नाम जोकर का वो
हीरो था, यंग हीरो, उसको मैंने एक होटल में छोड़ा जहां वो किसी से मिलने जा रहा था, वो भी एक फिल्म स्टार थी, 21वीं डेट रही होगी, तो लेके गया। आज ऋषि नहीं है, उस वक्त बड़े अच्छे लम्हे मैंने ऋषि के साथ भी बिताए वहाँ लंदन में। हम घर आ गए आधी रात को, करीब 12 बजे सो गए थे हम, फोन बजा, मैं उठा और तो राज कपूर ऑन द लाइन। सो गया क्या? मुझे नहीं सर, नहीं अभी लेटा ही था राज भाई। मैं इस तरह से कहने लगा। हाँ तो फिर बात नहीं हुई तेरे से, तू तो चला गया। मैंने नहीं सर, कैसी लगी पिक्चर? मैंने कहा अच्छी लगी पिक्चर, तो अच्छी लगी। ये सब भाभी को कैसी लगी? मैंने कहा कि वो उसको भी अच्छी लगी, उसके 1-2 पॉइंट्स थे सर वो इस तरह से। तो मैंने कुछ बताया उसमें, तो 2-3 पॉइंट्स थे फिल्म में जो कुछ गले से नहीं उतर रहे थे, क्योंकि पद्मिनी का ही कैरेक्टर था वो। पद्मिनी जो स्टार थी बहुत बड़ी उस जमाने की। तो मेरा नाम जोकर में 3 कहानियां थी, तो एक कहानी में पद्मिनी हीरोइन थी, एक में पहली वाली में सिमनी थी अपना ऋषि कपूर के साथ, चिंटू के साथ, शायद दूसरी में पद्मिनी जी थी। तो जो हमें उलझन सी थी, मैंने तो नहीं बोली, लेकिन क्योंकि गीता ने वो बात उठाई थी तो मैंने झिझकते हुए बता दी। तो वो थोड़ा डिफेंड भी करने लगे अपने, नहीं वो तो ऐसा है ना, वो दैट्स द इमेजिनेशन ऑफ द राइटर एंड ये सब। हाँ मैंने कहा जी हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राज भाई। आई थिंक बात आई गई होगी। राज साहब शायद कुछ दिनों बाद भारत लौट गए और कुछ दिन बाद उन्हें फिर आना था, क्योंकि काम तो अभी भी चल रहा था लेबोरेटरी में। और जब अब दोबारा आए तो उनका एक फिर फोन आया, वो भी रात में ही, और बोले क्या हाल है? सर देखना तेरी वाइफ ने मेरे 2 दिन खराब किए मेरे। क्या हो गया सर? अरे वो मेरे दिमाग में रह गई बात सारी की सारी। मैं जाके मैंने उस चीज पे डिस्कस किया और मुझे ठीक करनी पड़ी वो चीज, मेहनत करनी पड़ी, 2 दिन लगे उसको ऑप्टिकली करना पड़ा। नहीं मैंने पूछा कैसे की? अरे वो ऑप्टिकली किया हमने, तो नाउ इट इज जस्टिफाइबल एंड आई वुड लाइक यू टू सी इट अगेन। मैं तो बहुत टेस्ट हो गया, राज साहब ने इतनी मुझे इंपॉर्टेंस दे दी दूसरे ट्रायल के लिए। और मैं अब राज साहब के पास अक्सर जाने लगा। मेरा दफ्तर जब जल्दी बंद होता तो मैं चला जाता था, कभी कभी जब छुट्टी होती तब भी चला जाता था, एक आध दफा छुट्टी लेकर भी चला जाता था, क्योंकि मेरा मन तो हमेशा फिल्मों में ही था। और राज साहब ने मुझे बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह से ऐसे ट्रीट किया। मुझे याद है उन्होंने उनके दोस्त थे जिनकी कॉटेज में, जिनके बंगले में वो ठहरे हुए थे, वो बंगला उस इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड ने उनको दे दिया था। उसका नाम था गुलू लालवानी। वो मेरी उम्र के थे, गुलू लालवानी, और आज वो बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बीना टोन कंपनी के मालिक हैं। वो कुछ फिल्मों की बातें करते रहे होंगे, तो राज साहब हमेशा ताड़ लेते थे किसको क्या चाहिए, क्या हेल्प चाहिए। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि उसी कॉटेज में, उस बंगले में हम थे, और गुलू आए तो मिलवाया। तो मुझे आप क्या हैं, क्या करते हैं? अरे ये फिल्म मेकर बनेगा, ये है वो, ऐसे बातें चढ़ा के कर दी मेरे लिए उन्होंने। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू। बाद में गुलू लालवानी और मैंने काफ़ी मीटिंग्स भी की। एक सब्जेक्ट था जो मैंने राज साहब को बताया था, उन्हें बड़ा पसंद आया था, आर्ट सब्जेक्ट था, वो मैंने गुलू को ही बताया, पर वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। मतलब बढ़ी, लेकिन गुलू ने कहा कि बस 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो मैं कर लूंगा, वो नहीं हुआ। दैट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन लंडन फॉर गेटिंग ए फाइनेंस एंड इट वॉज इन ए वे इनिशिएटेड बाई राज साहब, पर ये फिर भी नहीं हुआ। मुझे ये भी याद है, बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो याद आती हैं उनके बारे में। तो मुझे याद है कि जब बीबीसी में जो उन्होंने प्रोग्राम किया था, बीबीसी वालों ने मुझे ही उसके पैसे दिए जो उनको दिए जाने थे, कुछ पाउंड्स थे, और मैं लेके गया कि सर ये आपके लिए। नहीं मैं तो नहीं लूँगा।
मैं कहा सर वो तो आई कांट हेल्प एनीथिंग, ये तो लेना पड़ेगा आपको, ये छोटी सी राशि है पर देनी पड़ती है। तो बोले नहीं यार। फिर वो कहीं जा रहे थे, उनके चल तू मेरे साथ चल, कुछ शॉपिंग करनी है। वो गए और सोहो के एरिया में किसी दुकान में शॉपिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर तू बहुत इंसिस्ट कर रहा है तो देख बिल इतना आया और इसमें मैं इतने और डाल रहा हूँ, तू जाके बिल भरो, तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तेरे पैसे को। ये छोटी छोटी बातें थी, दिल को छूने वाली बातें थी। वो बोले कि तू अच्छा लड़का है, मैं तेरे से चाहे बीबीसी के ही पैसे हो मैं कैसे ले सकता हूँ तेरे से, जा तू भर के आ, उसमें डाल दे ये पैसे भी। फिर एक मौका आया वहीं पे कि एक लड़की की वो ऑडिशन सा करने वाले थे जो उनके पारिवारिक संबंध थे उनके साथ। तो मुझे 3 दिन उन्होंने भेजा उसे जाके ट्रेन करने के लिए। वेम्बली में गया मैं, 3 दिन सिखाया उस लड़की को। फिर एक दिन टुकनम स्टूडियो में एक शूटिंग के तौर पे उसे बुलाया, एक तरह का ऑडिशन किया गया। राधू करमरकर कैमरामैन थे, राज साहब थे, हम भी आ गए थे क्योंकि हमने उसको लड़की को जरा एक तरह का ट्रेन किया था। तो शॉट वॉट लग गया, लाइटें हो गई और मैं और गीता मेरे साथ बैठी थी। सडनली राज साहब चल उठ, मैं क्या करूं, ये जाके करना। मैं कहा सर मैं कैसे करूं, तब तक मैंने कोई फिल्म डायरेक्ट की भी नहीं थी और मुझे आता भी नहीं था। बट ये कुछ भी, अब मैंने कुछ राजू साहब से डिस्कस करके कुछ किया और वो बोले मेरी वाइफ से ऐसे ही सीखते हैं, सब लोग ऐसे ही सीखते हैं। तो एक बड़ा भाई होता है, बड़ा बुजुर्ग, उस तरह से उन्होंने मुझे मोहब्बत दी। मुझे याद है एक राउंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस प्लेस है सेंट्रल लंदन में। तो वहाँ पर एक इवेंट था चार्ल्स चैपलिन साहब के लिए। तो वो जो मेन ऑर्गेनाइजर थी वो मुझे कहीं मेरा उनसे संपर्क हुआ था और मैंने राज साहब का जिक्र किया था। तो बोली कि तुम, मैंने कहा वो ही इज आवर, मेरे मुंह से निकला होगा ही इज आवर इंडियन चार्ल्स चैपलिन, व्हाई डोंट यू प्लीज ब्रिंग हिम। तो मैं राज साहब को लेके जाना तय किया मैंने, वो तैयार हो गए और वो उस दिन किसी एक छोटे से रेस्टोरेंट वाले से उन्होंने उसकी इन्विटेशन एक्सेप्ट कर ली थी, वहाँ पे डिनर पे थे। अब मैं बार बार उनको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी मन आधा था। बोले देख ये मोहब्बत नहीं मिलेगी, ये लड़के इसका रेस्टोरेंट है, कितना प्यार दे रहा है। मैं कहा सर अब बात हो गई, लेके गया मैं उन्हें। वो काफ़ी जरा थोड़े ड्रंक भी हो गए थे क्योंकि विस्की पे विस्की लोग डालते जा रहे थे। कुछ मैंने भी जल्दी डाली ताकि उन्हें लेके जा सकूं। और वहाँ जा करके बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। फिर बीबीसी वालों ने इच्छा व्यक्त की उनकी फिल्म दिखाने के लिए, पर वो गाने नहीं चाहते थे। तो मेरे मुंह से निकल गया कि राज भाई वो गाने शायद वो निकाल देंगे। तो वो नाराज हो गए, मेरी फिल्म में से गाने निकाल देंगे, वो एडिट करेंगे। और वो नाराज से हो गए। मुझे भी, मैं सकपका सा गया। और उस दिन एक भारी सा वातावरण हो गया, मैं आ गया। अगले दिन फोन किया कब आ रहा है, तो मैं गया। तो वो बोले चल बैठते हैं, अभी मैं करूँगा अपने आप। कहाँ, एडिटिंग रूम चलते हैं। चल के उन्होंने खुद अपने वो निकाले और फिल्म को तैयार करके रीलें मुझे दे दे लगा। ऐसी बातें, इतनी खूबसूरत बातें मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और सबसे अजीब, बहुत ही अच्छी खूबसूरत चीज़ जो मैंने देखी जब मैं उनके यहाँ जाता था। एक दिन मैं गया तो राज साहब, कुकर था खड़ा हुआ, बड़ा कुकर, उस पर बैठे हुए, उस पर खड़े हुए खाना पका रहे। उनके यहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे और राज साहब खुद खाना पका रहे थे। दैट डे आई रियलाइज दैट ही इज सच ए गुड कुक, ही वाज सच ए गुड कुक। मुझे झड़कते भी जा रहे थे बीच बीच में, यार अजीब आदमी, बोलता ही चला जाता है, बोलता ही चला जाता है, मेरी बार बार मेरी सब्जी जला देता है वगैरह वगैरह। और रात में जब वो लोग आए तो मैं भी था उनके साथ में। वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह थे, एक आध उनके दूसरे जान पहचान के थे। तब मैंने राज साहब का एक अजीब ही रूप देखा, बड़ा डराने वाला रूप। हम बैठे हुए खाना खा रहे थे और बड़ा अच्छा वो चल रहा था। और राज साहब ड्रिंक जब वो कुछ लोगों को दुरुस्त करते थे तो वो हमेशा ड्रिंक ज़्यादा ले लेते थे ताकि वो एक तरह का बहाना हो जाए।
तो सडनली ये जो मिस्टर मूसा थे, ये डिस्ट्रीब्यूटर थे साउथ अफ्रीका के, इन्होंने कुछ ऐसे ही मुझसे पूछा आप कौन है कैसे, एंड सडनली राज साहब ने कहा ये लड़का ऐसे ऐसे, जाने क्या क्या तारीफ कर दी, एंड सडनली उनका रूप बदल गया। उन्होंने एक बहुत ही भद्दी तरह की 4 लेटर वर्ड्स में उन साहब को गाली दी, उनको कहा पर, और मुझे ये कहते हो तू कभी राज कपूर नहीं बन सकता, क्योंकि राज कपूर ये जो बैठा हुआ खाना खा रहा है इस टेबल पे, इसके साथ ये कर देगा वो कर देगा, ये जो बहुत जाने क्या क्या सुना दिया। मैं तो बिल्कुल सक पका गया, मेरी तारीफ की पर यह भी कहा तू राज कपूर नहीं बन सकता, क्योंकि राज कपूर धोखा देने वालों को ये कर देगा वो कर देगा। देन आई रियलाइज्ड दैट ही was an unsparing man with people who tried to cheat him. He was very unforgiving and sure enough, जब आगे कुछ साल बाद वो मेरे साथ भी हुआ, उन्हीं सज्जन के साथ हुआ। उन्होंने मेरी फिल्म एक बार फिर के साउथ अफ्रीकन राइट्स लिए और एक पैसा नहीं दिया, कभी कमीशन पर लेकर गए और बिल्कुल मुझे चीट कर दिया। राज साहब की मुझे याद आई, पर क्या कर सकता था। यहाँ जब मैं आ गया और फिल्म मेरी बहुत बड़ी हिट हो गई, बहुत तारीफ हुई फिल्म की, तो एक अजीब चीज हो गई कि मैं राजेंद्र कुमार जी जो एक्टर थे उनके भी बहुत नजदीक था, उनके घर पे ठहरता भी था। जब मेरी फिल्म एक बार फिर की कास्टिंग हुई थी, गाने रिकॉर्ड हुए थे, तो राजेंद्र साहब साथ में रहे थे। दीप्ति नवल की फाइनल सिलेक्शन में उनका अप्रूवल भी था। उन दिनों कई मैगजीन्स में हर जगह ये चर्चा था कि राज साहब की फैमिली और राजेंद्र कुमार जी की फैमिली में तनाव आ गया है, बिकॉज जो शादी तय हुई थी कुमार गौरव की उनकी बेटी के साथ राज साहब की, वो टूट गई थी। तो इस उलझन की वजह से मैं राज साहब से मिलने कभी नहीं गया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना मुझे प्यार दिया था, एक दफ़े लंदन में सडनली एक प्रोडक्शन हाउस में जहाँ उन्हें अपने ट्रेलर बन रहे थे उसकी बात करनी थी, और उन लोगों ने कहा कि आप तो चले जाएंगे, अप्रूवल कौन करेगा, ये करेगा। ऐसी सरप्राइजिंग ब्यूटीफुल चीज़ें जिनके साथ हुई थी। तो मैं जब राजेंद्र कुमार जी के साथ मैं भी उस शादी में गया, ऋषि कपूर की शादी में, तो मैंने जब उनके पैर छुए तो एक अजीब सा खिंचाव सा था। शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि मैं उनके पास नहीं आया ये फिल्म लेके, उन्हें बताया तक नहीं, उन्हें दिखाई तक नहीं। एंड देन मुझे याद है दिल्ली में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारा जो होता है वो था, प्लाजा सिनेमा में एक शो था और मैं उसमें था, और मैं देख के जब निकला तो गेट के पास एक यंग मैन सडनली अप्रोच मी, एंड दैट यंग मैन वाज चिंपू कपूर, राजीव कपूर, राज साहब का सबसे छोटा बेटा। उसने एकदम मुझे प्रणाम किया और कहा सर आप यकीन नहीं मानेंगे, पापा हम सबको साथ में बिठा लेते हैं, सबको हमको, और आपके चर्चे करते हैं, वो बताते हैं कि आप कितनी मेहनत करते थे, क्या करते थे। ये थे राज कपूर। 1986 का वाकया है कि हम लोग एक होप 86 शो हो रहा था बॉम्बे में भी और कलकत्ता में भी। तो इंडस्ट्री के कई लोगों के साथ, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, यश चोपड़ा जी थे, रमेश सिप्पी थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके साथ एक डेलीगेशन में उनके घर गए उन्हें ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो आकर शो में परफॉर्म करें। तो जब गए तो सब लोग पहले मिले, मैं पीछे था बड़े, और मैं थोड़ा झिझका हुआ था क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं था बीच में बिल्कुल भी। तो जब वो लोग हटे तो मैंने उनके पैर छुए, और मैंने इंडस्ट्री में कभी कहीं किसी के पैर नहीं छुए, सिर्फ राज कपूर साहब के छुए। तो जब मैंने पैर छुए और किसी ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे उनसे, तो मैंने नहीं बोला था कुछ भी, तो राज साहब बोले अरे मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, होनहार पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, मैं इसे तब से जानता हूँ। इतनी बेहतरीन, इतनी मोहब्बत की बात इतने बड़े स्टार ने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के सामने कह दी। आई हैड वेटनेस इन माई आईज। कहाँ चले जाते हैं इतने खूबसूरत लोग, और कितनी बड़ी थाती छोड़ जाते हैं, कितनी यादें, कितने खूबसूरत लम्हे। राज साहब, माई सिंसियर होमेज टू यू। इट्स नॉट इजी टू फॉरगेट राज कपूर,
माई वार्म सैल्यूट सर। आज जर्नी में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब to our channel, share our videos and put your comments. Thank you.